बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। एज़ वी नो वेल स्टूडेंट्स कि हम अपनी फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 11 के मतलब टॉपिक्स को स्टडी करते आ रहे थे। ये वाला जो चैप्टर है फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स का लास्ट वाला चैप्टर है और इसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट, आज के लिए जो मैंने एक टॉपिक सेलेक्ट किया है वो भी दोबारा से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू फाइनल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बोर्ड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं, और उसका नाम है कार्नोट इंजन। ठीक है, कार्नोट इंजन क्या होता है, कब इन्वेंट हुआ, क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल था, क्या उसकी वर्किंग थी, ठीक है, सारा कुछ अब हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ भी आएगी। तो स्टूडेंट, बिला तखीर चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कार्नोट इंजन। कहते हैं कार्नोट हीट इंजन इज हाइपोथेटिकल इंजन दैट ऑपरेट द रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। ठीक है, कहते हैं कि जो कार्नोट इंजन है ये रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल के तौर पर वर्किंग करता है। सैडी कार्नोट इन, ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नाम था, सैडी कार्नोट in 1824 proposed this ideal engine using only isothermal and adiabatic process। कहते हैं कि एक साइंटिस्ट था सैडी कार्नोट, 1824 के अंदर उसने आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को यूटिलाइज करते हुए इस आइडियल हीट इंजन यानी इस आइडियल कार्नोट इंजन को प्रपोज करवाया। कहते हैं कार्नोट हीट इंजन सैडी कार्नोट इन ठीक है, सैडी कार्नोट एक साइंटिस्ट था, ठीक है, 1918 के अंदर 1924 के अंदर 1824 के अंदर 1824, ठीक है, 1824 proposed this ideal engine using only isothermal and adiabatic process। ठीक है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए सैडी ने क्या किया स्टूडेंट, उसने एक ये वाला इंजन प्रपोज किया जिसका नाम था कार्नोट इंजन। कहते हैं ही शोड दैट हीट इंजन ऑपरेटिंग इन एन आइडियल रिवर्सिबल साइकिल बिटवीन टू हीट रेजर्वायर एट डिफरेंट टेम्परेचर वुड बी मोस्ट एफिशिएंट इंजन। कहते हैं कि वो वाला हीट इंजन जो दो टेम्परेचर रेजर्वायर के दरमियान वर्किंग कर रहा हो वो मोर एफिशिएंट होता है, वो बहुत रिलायबल होता है, ठीक है, वो आसानी से काम करने वाला इंजन होता है। इसने ये जाहिर किया ही शोड दैट हीट इंजन ऑपरेटिंग इन एन आइडियल रिवर्सिबल साइकिल, कि एक आइडियल रिवर्सिबल साइकिल में हीट इंजन जो मूव कर रहा हो वो वर्किंग कर रहा हो बिटवीन टू हीट रेजर्वायर, ठीक है, दो हीट रेजर्वायर हो और डिफरेंट टेम्परेचर पर हो, ठीक है, वुड बी द मोस्ट एफिशिएंट इंजन, कि वो बहुत एफिशिएंट इंजन होंगे, ठीक है, बहुत आसानी से वर्किंग करने वाले होंगे, बहुत आइडियल होंगे। ठीक है, फिर इसका जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल क्या बताया गया है इसका, प्रिंसिपल स्टूडेंट्स कहते हैं कार्नोट इंजन वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज दैट ऑफ साइक्लिक हीट इंजन। जिस तरह साइक्लिक हीट इंजन वर्क करता है, आपके पास जो कार्नोट इंजन है वो भी उसी प्रोसेस के ऊपर वर्किंग करता है। कार्नोट इंजन वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल as that of cyclic heat engine, कहते हैं इट टेक्स हीट फ्रॉम हॉट बॉडी, कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ इट इनटू वर्क एंड रिजेक्ट द रिमेनिंग पार्ट टू कोल्ड बॉडी। इट रिसीव, ठीक है,
कहते हैं इट टेक हीट फ्रॉम हॉट बॉडी, कि ये एक गर्म बॉडी से क्या करता है, हीट को लेता है, ठीक है, कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ इट into work, convert a part of it into work and reject the remaining part to cold body। ठीक है स्टूडेंट, कहते हैं कि ये जो कार्नेट इंजन है सेम इसकी वर्किंग है लाइक साइक्लिक हीट इंजन की तरह, ठीक है, जिस तरह वो वर्क करता है ये भी उसी तरह करता है। क्या वर्किंग प्रिंसिपल है, किस तरह वर्क करता है कि क्या करते हैं कि ये हॉट बॉडी से, ठीक है, जो गर्म बॉडी हो उधर से हीट को लेता है, ठीक है, टेक करता है, ऑब्जॉर्ब करवाता है अपने अंदर, फिर कुछ पार्ट ऑफ हीट, ठीक है, उस हीट का कुछ हिस्से को वो कन्वर्ट कर देता है वर्क के अंदर, और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होता है उस हीट का उसको ट्रांसफर कर देता है आगे कोल्ड बॉडी को, ठीक है, रिजेक्ट कर देता है कोल्ड बॉडी की तरफ कि मेरे पास जितनी मुझे चाहिए थी वो मैंने रख ली है, बाकी कोल्ड बॉडी को दे देता है कि तुम भी ले और गर्म हो जा, ठीक है। ये इस तरह का प्रोसेस इसके अंदर मौजूद होता है, पाया जाता है। फिर इसकी जो वर्किंग है स्टूडेंट्स, वर्किंग कहते हैं a Carnot cycle using an ideal gas as a working substance is shown in PV diagram। It consists of following 4 steps, कि इसके 4 स्टेप्स के ऊपर इसकी वर्किंग डिपेंड करती है, 4 स्टेप के ऊपर इसकी जो वर्किंग है वो बेस करती है। कहते हैं एक प्रोसेस आपके पास दिखाया गया है फिगर के अंदर, इस तरह की आपके पास एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, इस तरह की स्टूडेंट एक डायग्राम बनी हुई है आपके पास, ठीक है, ये आइसोथर्म है, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं ए, इसको आप कह लें बी, ठीक है, ये आपके पास आ गया सी और ये पार्ट आपके पास आ गया डी, ठीक है। ये एक तरफ आपके पास आ रहा है प्रेशर, एक तरफ आपके पास आ रहा है वॉल्यूम, ठीक है, ठीक है। अब ये V1, ये V2, ये V3 और ये आपके पास V4, ठीक है, ये P1, ये P2, ये P2, ये P3 और ये आपके पास आ जाएगा P4, ठीक है, सेम एज इट इज। कुछ इसके अंदर ये वाला पोर्शन एडियाबैट, ये आपके पास आइसोथर्म, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये जो कार्नेट इंजन था, कार्नेट इंजन बेस करता है किसके ऊपर, जो, ठीक है, आपके पास साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट के नाम था सैडी कार्नेट ने जो प्रिंसिपल यूज किया था वो, या प्रोसेस जो यूज किया था वो प्रोसेस यूज किया था आइसोथर्मल और एडियाबैटिक दोनों को। तो इसके अंदर एडियाबैट प्रोसेस भी आ रहा है और आइसोथर्मल प्रोसेस भी आ रहा है, इन दोनों को यूटिलाइज करते हुए उसने कार्नेट इंजन को प्रपोज करवाया था। अब कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। नंबर 1, पहला स्टेप क्या आएगा, ठीक है, पहला स्टेप आएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, पहला स्टेप इसका क्या आएगा, कहते हैं द गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T1, ठीक है, द गैस अलाउड to expand isothermally at temperature T1, T1 टेम्परेचर के ऊपर वो थर्मली क्या होगी, एक्सपेंड होगी, अब्जॉर्बिंग हीट Q1, अब्जॉर्ब
हीट अब्जॉर्ब करेगी, और वो हीट कौन सी अब्जॉर्ब करेगी? Q1, ठीक है, फ्रॉम हॉट रेजरवायर। कहां से करेगी? फ्रॉम हॉट रेजरवायर। जो हॉट रेजरवायर होगा वहां से, ठीक है, वहां से हीट को अब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व ए बी। द प्रोसेस इज ए बी, ठीक है। ए बी यहां से लेकर यहां तक का जो प्रोसेस है ये सारा क्या कहलाता है? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। कि क्या होगा यहाँ पर कि आपके पास जो गैस है वो एक्सपेंड होगी आइसोथर्मली, ठीक है, टेम्परेचर T1 के ऊपर। फिर क्या होगा? हीट Q1 को अब्जॉर्ब करेगी हॉट रेजरवायर से, ठीक है, और फिर आगे प्रोसेस दूसरा चलना स्टार्ट हो जाएगा। वो दूसरा प्रोसेस आएगा एडियाबैट। ये देखिए, ये वाला प्रोसेस आपके पास आइसोथर्म, ये फिर से एडियाबैट, ठीक है। ए से बी तक आइसोथर्म, बी से सी तक एडियाबैट, फिर सी से डी तक आपके पास आइसोथर्म, और डी से ए तक आपके पास स्टूडेंट आ जाएगा दोबारा से आइसोथर्म, ठीक है। पहले एक्सपेंशन होगी पहले दो प्रोसेस में, यहां पर और यहां पर एक्सपेंशन हो रही है। फिर यहां पर और यहां पर आपके पास स्टूडेंट आएगी कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेस हो रहे हैं आपके पास ये वाला सारा काम। ये तो एक तो मैंने एक्सप्लेन कर दी बोर्ड पर लिख कर। बाकी स्टूडेंट्स कहते हैं कि आपके पास ये जो प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये मैंने पढ़ दिया। दूसरा कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो आएगा, कहते हैं द गैस इज देन अलाउड टू एक्सपेंड एडियाबैटिकली, ठीक है। जो गैस होगी फिर एडियाबैटिकली एक्सपेंड होगी एडियाबैटिक एक्सपेंशन में, अंटिल इट्स टेम्परेचर ड्रॉप टू T2, जब तक उसका टेम्परेचर T2 तक नहीं पहुंच जाता वो एक्सपेंशन में ही रहेगी, ठीक है। दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व BC, ठीक है। इस कर्व में BC में दिखाया गया है। कहते हैं कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होगा? गैस जो है आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिहाज से एक्सपेंड होगी, और तब तक एक्सपेंड होगी जब तक उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर T2 के इक्वल नहीं आ जाता, ठीक है। और इसको इस इक्वेशन के जरिए, इस कर्व के जरिए हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट था आपके पास दूसरे वाला था, ये मैं नाम लिख देता हूं, एडियाबैटिक का आपके पास आ रहा था एक्सपेंशन। आगे थर्ड वाला स्टूडेंट क्या आ रहा है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब कंप्रेस भी होगा। फोर्थ वाला आपके पास क्या आ रहा है? एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब कहते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या होगा? द गैस एट दिस स्टेज इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T2, ठीक है। टेम्परेचर T2 के ऊपर क्या होगी? थर्मली कंप्रेस होगी। टेम्परेचर T1 पर जो गैस थी वो आइसोथर्मली एक्सपेंड हुई, ठीक है। फिर टेम्परेचर T2 के ऊपर आकर एक्सपेंशनली आइसोथर्मली कंप्रेस हो गई, रिजेक्टिंग हीट Q2 टू द कोल्ड रेजरवायर। यहां से पहले प्रोसेस में उसने हीट को क्या किया था? अब्जॉर्ब किया था हॉट रेजरवायर से, लेकिन इस केस में टेम्परेचर T2 के ऊपर आकर वो क्या करती है कि कंप्रेस होती है। कंप्रेस होने के बाद जो हीट Q2 उसको मिलने वाली थी उसको रिजेक्ट कर देती है। किस तरफ को? कोल्ड रेजरवायर की तरफ। कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, कोल्ड रेजरवायर की तरफ चली जाओ, वो उधर चली जाती है। दिस प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय CD, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक का जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल कंप्रेशन कहलाता है। एंड फोर्थ वन जो आपके पास स्टूडेंट आ रहा है वो आ रहा है एडियाबैटिक कंप्रेशन। एडियाबैटिक कंप्रेशन में क्या बताया जाता है? कहती है फाइनली द गैस इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू रिजर्व इट्स इनिशियल स्टेट एट टेम्परेचर T1, कि एट द एंड क्या होता है कि जो गैस होती है अपनी इनिशियल स्टेज पर आना चाहती है और टेम्परेचर T1 के ऊपर होती है। दिस प्रोसेस रिप्रेजेंटेड बाय DA, D से लेकर A तक। इसमें क्या आता है कि जो गैस है एडियाबैटिकली कंप्रेस होती है। कंप्रेस क्यों होती है? ताकि वो अपनी इनिशियल स्टेट के ऊपर वापस आ सके, ठीक है, अपनी इनिशियल स्टेट के ऊपर वापस आ सके, इस वजह से वो कंप्रेस होती है। और इस प्रोसेस को कर्व DA के साथ रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। कहते हैं थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज मेंटेन्ड ऑल द टाइम सो दैट ईच प्रोसेस इज परफेक्टली रिवर्सिबल।
कि थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अच्छी तरह से उनको मेंटेन रखा जाता है इस प्रोसेस के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ये जो सारे का सारा प्रोसेस है वो कंप्लीटली या परफेक्टली आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, किस वजह से? थर्मल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम इज मेंटेन। इस लिहाज से जो आपके पास प्रोसेस आएगा वो परफेक्टली कौन सा प्रोसेस होगा? परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके पास था 4 स्टेप्स वर्किंग प्रिंसिपल में जो आ रहे थे। कौन कौन सा? पहला स्टेप था आइसोथर्मली एक्सपेंशन, दूसरा था एडियाबैटिकली एक्सपेंशन, तीसरा था आइसोथर्मली कंप्रेशन, फोर्थ वाला था एडियाबैटिकली कंप्रेशन। ठीक है, 2 कंप्रेशन पड़े दोनों के लिए अलग अलग से एक्सपेंशन भी पड़े। तो ये हमारे पास वर्किंग थी कार्नोट इंजन की कि किस वर्क से किस प्रिंसिपल के ऊपर वो वर्किंग करता है। आगे एक्सप्रेशन इसका ड्रा करना चाहिए, एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी की इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो किस तरह डिपेंड करती है, क्या उसका लिंक है उसको भी देखते हैं। एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी। स्टूडेंट कहते हैं एज द वर्किंग सब्सटेंस रिटर्न टू द इनिशियल स्टेट देयर इज नो चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल यू इज इक्वल टू 0। कहते हैं कि यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, बी पर गया, सी पर गया, डी पर गया, डी से वापस फिर ए पर आ गया, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसने एक कंप्लीट साइकिल किया, जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पर ही आ गया दोबारा से। तो इस केस में इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल मौजूद किया एक बॉडी ने कि जहां से स्टार्ट हुआ वहां पर मौजूद वहां पर वापस आ गया दोबारा से, तो उसका अगर हम डिस्टेंस काउंट करेंगे तो स्टूडेंट डिस्टेंस उसका 0 होगा। मिसाल के तौर पर कि यहां से स्टार्ट हुआ यहां पर फिर से मौजूद है तो उसका जो तय करदा फासला 0 हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो भी क्या होगी? 0 होगी। यानी यहां से अगर यहां तक गया उसने इसकी टेम्परेचर T2 के साथ या हॉट रेजर्वायर से हीट ली, टेम्परेचर बढ़ गया, फिर यहां तक गया उसने टेम्परेचर को लूज कर दिया, फिर यहां से यहां तक आया टेम्परेचर बढ़ा, फिर यहां से यहां तक गया तो टेम्परेचर फिर लूज हो गया, यानी कि जो टोटल उसकी हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी आएगी वो क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो देन वी कैन से दैट द इंटरनल एनर्जी इन दिस केस del u is equal to 0। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होगी? 0 होगी। The net work done during one cycle equal to the area enclosed by the path ABCDA of the PV diagram. It can also be estimated from the net heat del Q absorbed in one cycle। कहते हैं कि अगर del Q अगर हम मालूम करना चाहें, ठीक है, heat del Q is equal to Q2 minus Q1। del Q अगर आप निकालना चाहें यानी Q1 minus Q2 कर लें जैसे बुक वाले ने किया हुआ है, Q1 minus Q2। कहते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या कहता था? Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू। Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ये कहते हैं हमारे पास। ठीक है, इसको आप नाम दे लें इक्वेशन नंबर 1 का। अब Q की ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली डेल Q की वैल्यू अगर आप इसमें पुट करें, ठीक है, कहते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल Q एंड डेल U इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, डेल Q की वैल्यू क्या आ रही थी? डेल Q की वैल्यू आपके पास आ गई, ये डेल U की वैल्यू आ गई आपके पास ये, तो अब इसमें पुट कर दें आप। ठीक है, तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आएगा? ठीक है, इसको आप डेल Q कह लें, डेल Q का नाम दे लें, तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 0 प्लस W। तो या फिर हम कह सकते हैं W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, जो वर्क डन बराबर होगा वो क्या होगा? फर्स्ट रेजर्वायर की हीट से दूसरे रेजर्वायर की हीट को माइनस कर देंगे तो आपके पास स्टूडेंट आएगा वर्क डन। कहते हैं एफिशिएंसी ईटा ऑफ हीट इन इंजन इज डिफाइंड एज। ठीक है, ये आपके पास वर्क डन का फार्मूला आ गया। कहते हैं एफिशिएंसी इसको रिप्रेजेंट करते हैं ईटा के साथ, इज डिफाइंड इज। ठीक है, एफिशिएंसी जो ईटा आपके पास आ रही है वो किसके बराबर आती है? आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी।
ईटा इज इक्वल टू आउटपुट वर्क, यानी आउटपुट ओवर इनपुट के इक्वल होती है। लेकिन इस केस में हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है वो वर्क है, लेकिन जो इनपुट है वो एनर्जी है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं वर्क ओवर एनर्जी के जो ईटा आ रही है, एफिशिएंसी आ रही है ईटा, वो किसके बराबर आ रही है, वर्क ओवर एनर्जी के। और वर्क इस केस में हमारे पास आउटपुट है और एनर्जी हमारे पास इस केस में वो इनपुट है। तो W को एनर्जी से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एफिशिएंसी ईटा आ जाएगी। तो देन यू कैन राइट ईटा इज इक्वल टू W ओवर E, यहाँ W ओवर Q। इस केस में आपके पास जो एनर्जी आ रही है स्टूडेंट वो एज अ हीट आ रही है, यानी आप इसको Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, Q1 आ जाएगी। ठीक है, फिर अब देखें W आपके पास किसके बराबर था, W की आपने ये वैल्यू ड्रा की हुई थी। ठीक है, W की ये वैल्यू अगर आप इधर पुट करें, ईटा इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। ठीक है, ईटा इज इक्वल टू आपके पास है W ओवर Q1 यानी वर्क ओवर एनर्जी। तो वर्क का फार्मूला आपने अभी अभी ड्रा किया था Q1 माइनस Q2, तो ये वो फार्मूला आपने इधर इस W की जगह पुट किया तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई। अब स्टूडेंट आप क्या करें, अगर इनको सेपरेटली लिखें तो आप कैसे लिख सकते हैं, ईटा इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q2। तो इसके लिए जो आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट, वो आंसर आएगा ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1, यानी Q1 के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इधर रह गया 1, तो साथ 1 माइनस Q2 ओवर Q1, ये आपके पास आ जाएगा। कहते हैं द एनर्जी ट्रांसफर इज एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन और कंप्रेशन टर्न्स आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, कि जो एनर्जी होती है टू बी कन्वर्ट इनटू केल्विन टेम्परेचर, एनर्जी किस में चली जाती है, केल्विन टेम्परेचर में चली जाती है। दैट इज Q1 एंड Q2 आर प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर टर्न आउट टू केल्विन टेम्परेचर, एनर्जी टर्न टू केल्विन टेम्परेचर, एनर्जी turns to Kelvin temperature। सो कह सकते हैं कि जो आपके पास एनर्जी है, ठीक है, वो क्या बनेगी, Q1 एंड Q2 आर प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर, Q1 एंड Q2 आर प्रोपोर्शनल to Kelvin temperature, then we can write T2 over T1 is equal to Q2 over Q1, यानी T2 over T1 is equal to Q2 over Q1। ठीक है, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है, चूंकि एनर्जी जो होती है वो केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब क्या लिख सकते हैं, दस इक्वेशन 1 बिकम्स, ठीक है, आप इस इक्वेशन की जगह, यानी इस इक्वेशन की जगह Q2 ओवर Q1 की जगह T2 माइनस T1 भी ले सकते हैं। तो आपके पास ईटा इज इक्वल टू वन माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 आ जाएगा। तो ये आपके पास स्टूडेंट्स ईटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, एफिशिएंसी जो आपके पास एफिशिएंसी थी ईटा, उसकी वैल्यू आपके पास आ गई। अब कहते हैं द एफिशिएंसी इज यूजुअली टेकन इन परसेंटेज। ठीक है, एफिशिएंसी इज टेकन इन, ईटा इज टेकन इन परसेंटेज। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ आ जाएगा आपके पास परसेंटेज। ठीक है, ये सारा आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी का फार्मूला बन गया और ये आपने स्टूडेंट्स याद भी रखना है। ठीक है, इसको आपने याद भी रखना है। फिर कहते हैं डिपेंडेंस ऑफ एफिशिएंसी, के जो आपके पास एफिशिएंसी आती है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, एफिशिएंसी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, इसको भी जरा देख लें।
कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड रेजरवायर। ठीक है, एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन, एफिशिएंसी यानी ईटा डिपेंड अपॉन, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ हॉट एंड कोल्ड रेजरवायर। एफिशिएंसी जो होती है कोल्ड या हॉट जो रेजरवायर होते हैं उनकी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड, उनके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। कहते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस, कि जो वर्किंग सब्सटेंस होता है उसकी नेचर के ये इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर के। द लार्जर द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द टू रेजरवायर द ग्रेटर इज द एफिशिएंसी। ठीक है, अगर इनका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये डिपेंड है, डिपेंड का मतलब वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है। अगर टेम्परेचर ज्यादा तो एफिशिएंसी ज्यादा। सेम लाइक दैट इफ टेम्परेचर इज स्मॉलर या टेम्परेचर इज लेस द एफिशिएंसी विल आल्सो बी लेस, कि टेम्परेचर ज्यादा एफिशिएंसी ज्यादा, टेम्परेचर कम एफिशिएंसी भी क्या होगी, कम होगी। फिर कहते हैं इन मोस्ट प्रैक्टिकल केसेस द कोल्ड रेजरवायर इज नियर रूम टेम्परेचर सो द एफिशिएंसी कैन बी इंक्रीज बाय राइजिंग द टेम्परेचर ऑफ हॉट रेजरवायर। ठीक है, कहते हैं कि ज्यादा केसेस में क्या होता है कि जो कोल्ड रेजरवायर होता है उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर होता है। फिर अगर आपने एफिशिएंसी को बढ़ाना हो तो क्या करते हैं, हॉट रेजरवायर के टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, इससे एफिशिएंसी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। कहते हैं कैन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन बी 100%, एक क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में सेपरेटली भी पूछा जा सकता है आपसे, ये तो अभी इसका पोर्शन आ रहा है ना, एक पार्ट बताया जा रहा है सवाल के अंदर, इस टॉपिक के अंदर, लेकिन ये अलग से भी एक टॉपिक मौजूद है। कहते हैं कैन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन बी 100%, कि एक हीट इंजन की जो कैपेसिटी एफिशिएंसी है वो 100% हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये आपने बताना है। कहते हैं इट कैन नेवर बी 1 और 100% अनलेस कोल्ड रेजरवायर इज एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, के जब तक जो कोल्ड रेजरवायर है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर नहीं आएगा तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं हो सकती। Such reservoirs are not available and hence maximum efficiency is always less than 1, कि ऐसे रेजरवायर मौजूद ही नहीं है, ठीक है, जो एब्सोल्यूट, जिनका जो टेम्परेचर है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो। ठीक है, एफिशिएंसी 100% तब होगी जब कोल्ड रेजरवायर का टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हो, लेकिन ऐसे जो रेजरवायर में वो मौजूद नहीं, तो क्या होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन 1, कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है वो हमेशा 1 से लेस देन आती है। तो स्टूडेंट्स ये सारे का सारा टॉपिक था हमारे पास किसके मुतल्लक, कार्नट इंजन के मुतल्लक, और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था। इसको एक आइजर कार्नट ने 1824 के अंदर प्रपोज करवाया, इसका आइडिया पेश किया इस इंजन को। एक आइडियल हीट इंजन था, ठीक है, जो हीट के तौर पर काम करता था, और इसके अंदर जो वर्किंग स्टूडेंट बताई गई, वर्किंग वो बताई गई किस किस की, आइडियाबैटिक प्रोसेस की थी और आइजोथर्मल प्रोसेस की थी। इसकी वर्किंग सारी, यानी इसके अंदर इसकी वर्किंग में आइजोथर्मल एक्सपेंशन होगी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगी, आइसोथर्मल कंप्रेशन होगी, एडियाबैटिक कंप्रेशन होगी। फिर इसके बाद हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट की इसकी, ठीक है, कि डेरिव एक्सप्रेशन फॉर एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी का जो आपके पास एक्सप्रेशन आया था वो आया था ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1, ठीक है, ये आ गया आपके पास एफिशिएंसी। फिर कहते हैं एफिशिएंसी को हम मोस्टली लेते हैं परसेंटेज के अंदर, अगर परसेंटेज में बताना हो तो आप वी नो दैट बाय मैथमेटिकल रूल्स, अगर भी किसी टर्म को, किसी चीज को, किसी आपके पास जो वैल्यू हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करके साथ परसेंटेज लगा दें। तो हमने भी सेम ऐसा ही किया, 100 के साथ मल्टीप्लाई किया और साथ परसेंटेज लगा दी। फिर कहते हैं जो एफिशिएंसी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर के ऊपर। किस किस टेम्परेचर के ऊपर? हॉट रेजरवायर के टेम्परेचर के ऊपर और कोल्ड रेजरवायर के टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन ये इंडिपेंडेंट होती है किस चीज के? नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। इसका जो इस में जो सब्सटेंस यूज हो रहा होता है उस सब्सटेंस की जो नेचर होती है उसके ये इंडिपेंडेंट होती है। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा इन्होंने, क्वेश्चन के अंदर ही साथ जवाब भी दिया कि क्या एक हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 100% हो सकती है? तो इसका जवाब है नो।
हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो 100% कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप एफिशिएंसी को 100% करना चाहते हैं तो आपको जो कोल्ड रेजरवायर है उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास जो है वो ऐसा रेजरवायर मौजूद हो। तो फिर हमेशा जो मैक्सिमम एफिशिएंसी आती है वो लेस देन 1 आती है। ठीक है, ये आपने याद रखना है स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये थी। सारा टॉपिक ही ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको समझ भी आई होगी। तो स्टूडेंट ये हमारे पास टॉपिक था आज के लिए जिसका नाम था कार्नट इंजन। तो मिलते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।